जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे, यानी कि यूपी में सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी का। तो 2 सितारे बहुत से कैंडिडेट का सपना होता है कि भाई कभी 2 सितारे हमारे कंधे पे भी सजेंगे और हमारा जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो यूपीएसआई की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको 2469 पदों के बारे में देने वाला हूं। हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, या क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होती है, दौड़ कितनी होती है, भर्ती का प्रोसीजर क्या होता है, कब से अप्लाई होगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लें, ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस भर्ती के बारे में पता चल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आप सभी को बता दें कि जो भर्ती के रूल एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पे बढ़ेंगे तो आगे यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पे बताएंगे शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में, यानी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि आप सब इंस्पेक्टर सिविल जो पुलिस होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, या फिर प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी आपके पास स्नातक डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे आप सभी को बता दें कि इसमें आपके यहाँ पे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद भी शामिल होते हैं। अगर इसके पद शामिल होते हैं और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे विज्ञान में स्नातक आपने कंप्लीट कर रखा हो, यानी कि बीएससी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। क्वालिफिकेशन के साथ सबसे ज्यादा एक और सवाल पूछा जाता है जब भी कोई भर्ती निकलती है, क्या इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो फिलहाल अपियरिंग में है, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या अभी रिजल्ट जारी ना हुआ हो, एग्जाम हो गए हो, क्या वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में क्लियर दिया हुआ है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अपियर या सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप ऐसे समझो, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी की एग्जाम दे चुके हो और आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही में जो एग्जाम में शामिल होने वाले यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पूरी तरह से आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है इसके बाद की अगर आपकी मार्कशीट होगी तो हो सकता है कि वो कंसीडर ना की जाए। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। अब इससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं, वो है आपका एज क्राइटेरिया। तो एज को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे इसका एज क्राइटेरिया कितना होता है। तो आप सभी को बता दें कि मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए 28 साल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो फिर आप 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना कब होती है? जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना की जाती है। यानी कि अगर 2023 में आपकी वैकेंसी है तो 2023 के 1 जुलाई से इसका जो उम्र की गणना होगी वो की जाएगी। अब चाहे ये नोटिफिकेशन आपका जनवरी में निकले या फिर आपका दिसंबर में निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वर्ष आपका विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे उम्र में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है कैटेगरी वाइज, अगर आप जैसे ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, सभी के लिए समान छूट यानी कि 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट 33 साल और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं मेरिट यहाँ पे बनती है और कुछ 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना इस हिसाब से कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है।
ये नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, और उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी नापतोल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपका होता है पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल यानी कि आपकी दौड़, और जो कैंडिडेट पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है, और यहाँ पे फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल होता है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा कि जैसे कि मान के चलिए 2469 वैकेंसी हैं, यहाँ पर इस वाली मेरिट में 2469 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो जाएगी और इन सभी कैंडिडेट का मेडिकल करवाया जाएगा। यानी कि मेडिकल में जो बच्चा अनफिट होगा वही डिस्क्वालीफाई होता है, बाकी का कोई भी मेरिट यहाँ पे नहीं बनती है। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है ऑनलाइन लिखित परीक्षा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फर्स्ट फेज में आपका क्या होता है, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि आपका ऑनलाइन कंप्लीट करवाया जाता है। अब इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य हिंदी और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, और नंबर 4 होता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बल बुद्धि एवं परीक्षा, तार्किक परीक्षा। हर एक जो सब्जेक्ट आपका रहता है इसके लिए हर एक के लिए आपको यहाँ पे 100 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। इस हिसाब से टोटल आपका होता है, टोटल अगर हम बात करें तो हर एक सेक्शन में आपको 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 यानी कि 2.5 अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। तो इसके हिसाब से टोटल आपका पेपर होता है, पेपर का जो समय सीमा होती है वो होती है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना होता है, और हर एक सेक्शन में आपके 40-40 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 160 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। साथ ही में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। ओवरऑल यानी कि 400 अंक में से मिनिमम आपको 200 अंक यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। अगर आप 200 अंक नहीं लेके आते हैं ओवरऑल तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 35% लेके आना कंपलसरी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 35 और यहाँ पे मैक्सिमम 50% ओवरऑल। इसके हिसाब से सॉरी, मिनिमम ओवरऑल आपका 50%, मैंने मैक्सिमम बोल दिया, तो 50% ओवरऑल होना चाहिए, यानी 200 अंक मिनिमम होने चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपका 100 अंक है तो 100 में से कम 35 आने चाहिए। ओवरऑल अगर आपके 200 अंक से अधिक आ जाते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में 34 नंबर रह जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस के किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये होने वाली 2023 की भर्ती परीक्षा के लिए तैयार की गई है, जिसमें आपको 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 3200 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कंप्लीट स्टडी गाइड है जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे तैयार की गई है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों आप सभी को मिल जाते हैं, और इन्हें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट फेज, इसके अलावा फिर आता है आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज जैसा कि मैंने आप सभी को बताया डीवी और पीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी आपके जो भी मूल दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाती है। इसके अलावा आपकी नापतोल की जाती है। नापतोल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो जो भी कैंडिडेट सामान्य या ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनकी लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। बाकी का अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा बात आती है चेस्ट, तो सीना की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए 79 और फुलाकर होना चाहिए 84। एसटी कैंडिडेट को नॉर्मल यहाँ पे 77 होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, 82 सेंटीमीटर का सीना यहाँ पे होना चाहिए। तो ये केवल यहाँ पे होता है, 2 चीजें आपकी हो गई, चेस्ट हो गया और हाइट हो गया। नॉर्मली हो गई 168 सेंटीमीटर हाइट, बाकी का एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट हो गई आपकी। और अगर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हो गया 79 से 84 सेंटीमीटर बाकी सभी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए आपका हो गया 77 से 82 सेंटीमीटर सीना हो गया। इसके अलावा बात आती है महिलाओं की, तो यहाँ पे महिलाओं की जो ऊंचाई होनी चाहिए यानी कि लंबाई जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी में। बाकी का जो महिलाएं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनकी 143 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे सेकंड चीज मांगी जाती है वजन, तो न्यूनतम जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 40 किलोग्राम। तो इतना यहाँ पे वजन होना चाहिए जो कि लगभग होता ही है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे फिर इसके बाद जो थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज आपका आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी, जिसमें आपका फिजिकल करवाया जाता है।
अगर हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है, किलोमीटर का घेरा जो कि आपको 12 चक्कर लगाने होते हैं, यानी कि 4800 मीटर। और ये 4800 मीटर की दूरी तय करने के लिए समय दिया जाता है 28 मिनट मेल कैंडिडेट को। तो 28 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे दौड़ जो होती है वो 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग होती है 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो टोटल यहाँ पे 6 राउंड लगाने होते हैं, 400 मीटर के 6 राउंड यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ग्राउंड में ही आपकी दौड़ होती है। तो ये होता है फिजिकल। तो यहाँ पे जो तीनों फेजेस हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कब से आपकी उम्र की गणना होती है, और कितनी दौड़ होती है, और कितने समय में क्वालिफाई करना होता है। फाइनली यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे होता है, यानी कि जो मेरिट बनती है वो बनती है रिटन एग्जामिनेशन पे। बाकी का फिजिकल वगैरह के कोई नंबर नहीं होते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अब आप इसे 28 मिनट में करें या फिर 27 मिनट 59 सेकंड में, या फिर आप इसे 20 मिनट में कर दें, आपको समान अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आपको 28 मिनट में इसे क्वालिफाई करना होता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 2469 औपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर 52,699 आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर 2430 रेडियो संवर्ग और 545 लिपिक संवर्ग और 927 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है। तो आप सभी को बता दें कि इसकी जो सूचना है, इसकी जानकारी है, भर्ती बोर्ड को भेजी गई है, और जैसे ही भर्ती बोर्ड से ये इसका क्लियर होगा तो यहाँ पे 2469 पदों पर जो आपकी वैकेंसी होगी वो यूपीएसआई की वैकेंसी, यानी सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो कुल 2469 पदों पर भर्ती होगी। बट आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन ये सूचना जारी की गई है उस दिन के हिसाब से 2469 पद खाली हैं, यानी कि 2469 पदों पर अधिकतम भर्ती करवाई जा सकती है। लेकिन इस भर्ती को होने में समय लग रहा है और अभी समय भी लगेगा। इस कारण से यहाँ पे आप सभी को बता देंगे इसके पदों की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। और साथ ही में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं फीस का। यहाँ पे जो फीस होती है वो 400 रुपए सभी कैटेगरी को पे करनी होती है, 400 रुपए आपकी फीस होती है, वो भी याद रखिएगा। तो 2469 पदों की बात की गई है, लेकिन आप सभी को बताते चले यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी लगभग आप मान के चलिएगा कि लगभग 4000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है, क्योंकि अभी इस भर्ती में डिले होगा। और ये भर्ती अगर हम बात करें कि कब तक होगी, तो आप मान के चलिए 2024 से पहले इस भर्ती के आने की कोई भी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग, या बहुत सारे कोई भी इसके बारे में बोल सकता है कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखो कांस्टेबल वाली जो भर्ती है ना, अभी वो भर्ती आपकी पहले 35,000 पदों पर वो भर्ती हो सकती थी, लेकिन उसके लिए कोई एजेंसी हायर ना कर पाने की वजह से ही वो भर्ती डिले हुई है। और अभी उसके लिए एजेंसी हायर करना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही यूपीएसआई का भी रगड़ा है, इसके लिए भी यही होना है। पहले आपके कांस्टेबल भर्ती के लिए निविदाएं जारी होंगी और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। जब आपका कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए तो आप मान के चलिएगा कि 3 से 4 महीने बाद आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है। और देखो कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, तो आप ये इंतजार मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। भाई नौकरी अच्छी है, जब 2 सितारे अगर आपको कन्नों पे चाहिए तो एक कन्ने पे सितारों के लिए आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो तैयारी में अपने जुटे रहो, कंपटीशन अच्छा खासा होता है, अच्छे लेवल के कैंडिडेट वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशन रहता ही रहता है। तो नौकरी चाहिए, तैयारी करिए, बस ये मत सोचो कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, जब करेंगे। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको सीधी सी सरल भाषा में चीजें बता रहा हूं, आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। सारी चीजें आप सभी को टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होंगी वो मिलती रहेंगी। जहां से भी आप किसी भी चैनल से, किसी भी कम्युनिटी से ऐड होके या किसी ग्रुप से जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस निरंतर पढ़ते रहिए और सही टीचर से पढ़िए, सही चीजों को पढ़िए, अपने एंड से भी चीजों को समझ के थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो जैसे ही इससे रिलेटेड अगली कोई भी अपडेट आएगी आप सभी को बता दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।